हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत लिसा से होती है। वो हमें बता रही होती है अब वो ना 27 साल की हो गई है और अब जाकर उसे पता लगा है कि वो और यूजू दोनों बचपन में ही ना एक्सचेंज हो गए थे। पर अब क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी मॉम डैड के पास पहुंच गए थे। एक्चुअली में दोनों लड़कियों की पहले से ही दो अलग फैमिलीज में एंगेजमेंट तय थी। तो यहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं क्या हम दोनों को इनका पार्टनर चेंज करना होगा। जू तो बोल देती है मुझे जिन्ना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लिसा के मॉम डैड इस बात से एग्री हो जाते हैं। जब हमारी बेटी को जिन हुआ पसंद है तो हमें उसकी शादी उसी से करवानी चाहिए। लिसा तो यहाँ बैठकर सोच रही होती है यहाँ पर ये लोग मेरी शादी का भी डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा। लेकिन जब विशन उससे पूछता है तुम इस बारे में क्या सोचती हो, और वो लिसा के मॉम डैड को बोलता है शादी सिर्फ इन दोनों की थोड़ी है, हम चारों की है। आप लोगों ने सिर्फ उससे ही क्यों पूछा, हमसे भी पूछना चाहिए ना। उसके बाद वो लिसा से बोलता है तुम हमें अपनी सोच बता सकती हो कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। लिसा उसका ये केयरिंग बिहेवियर देखकर हाँ बोल देती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए सिविल ब्यूरो में आ जाते हैं और फोटोज के लिए लवी डवी कपल्स दे रहे होते हैं। रात में लिसा शेन के घर पर रहने के लिए आ जाती है। तभी लिसा को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो पूछती है मैडम अभी आप कहाँ पर हो। लिसा बताती है अभी ना मैं अपने हस्बैंड शेन के घर पर हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, किसी काम से गया हुआ है। असिस्टेंट बोलती है आखिर वो मिस्टर शेन शादी वाले दिन ही आपको छोड़कर कैसे जा सकता है। लिसा बोलती है क्या पता वो बिजी होगा। असिस्टेंट लिसा से पूछती है क्या आप मिस्टर शेन से प्यार करती हो जो आपने उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। लिसा बोलती है प्यार का तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल है। असिस्टेंट बोलती है तो अच्छा, तो आपने उनके साथ नाम का कपल बनने का सोच लिया है। लिसा बोलती है वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उससे प्यार करूंगी और मैं उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकती। कॉल करने के बाद लिसा शेन को मैसेज करती है तुम घर कब आने वाले हो, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद लिसा सो जाती है। मॉर्निंग में शेन भी घर पर आ जाता है। वो देखता है लिसा तो उसके बेड पर कब्जा कर कर सो रही है। वो उसे उठाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फिर सोचता है मुझे इसकी नींद नहीं खराब करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही लिसा की नींद खोलती है तो वो देखती है कि शेन का कोट वहीं पर है और वो समझ जाती है कि यानी वो घर पर आ गया है। वो देखती है लेकिन वो तो दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया। वो सोचती है लगता है वो मुझसे अलग रहना चाहता है। इसके बाद लिसा जैसे ही तैयार होकर बाहर आती है तो मेड उसे बताती है आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। लिसा पूछती है मिस्टर शेन कहाँ पर है। वो बताती है वो तो ऑफिस में चले गए। ये सुनकर लिसा बोलती है उनके सारे सामान को मास्टर बेडरूम से निकालकर दूसरे बेडरूम में शिफ्ट कर दो। ये सुनकर मेड को झटका लगता है। जिसके बाद लिसा के चाहते ही मेड ये बात शेन को कॉल कर बता देती है। रात में लिसा जैसे ही घर पर वापस आती है तो उसे अपनी क्लाइंट का कॉल आया होता है, जिसके लिए लिसा उसके डिवोर्स का केस लड़ रही होती है। उसकी क्लाइंट बोलती है माना कि मेरा पति बहुत ही ज्यादा गंदा है, मुझे पीटता है, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उससे दूर नहीं रह सकती और ना मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। लिसा बोलती है अब ये केस ना कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसलिए अब जो कोर्ट ऑर्डर देगा वही होगा, आप ऐसे बीच में मना नहीं कर सकती। क्लाइंट पूछती है क्या आपको प्यार पर यकीन है, लेकिन लिसा इसका जवाब नहीं देती। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो शेन को देखकर डर जाती है। शेन उसे गिरने से बचाता है और लिसा तो बस उसे देखती रह जाती है। शेन बोलता है तुमने अच्छे से तार लिया हो तो अब सीधा हो जाओ। वो पूछती है तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, वैसे क्या सेकंड बेडरूम का बाथरूम सही नहीं है। वो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना बस तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद शेन उसके साथ बैठकर बात करता है। ये बताओ कि तुमने मेरे सारे सामान को दूसरे बेडरूम में क्यों शिफ्ट कर दिया, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। वो बोलती है कल हमारी शादी हुई थी और तुम दूसरे रूम में सोने के लिए चले गए, तो मुझे लगा शायद तुम मुझसे अलग रहना चाहते हो। वो बोलता है कल ना मैं बहुत ही ज्यादा लेट आया था और तुमने पूरे बेड पर कब्जा कर रखा था, इसलिए मैं तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और दूसरे रूम में जाकर सो गया। लिसा बोलती है सॉरी मैंने ना तुम्हें गलत समझ लिया, मैं तुम्हारा सारा सामान फिर से मेन बेडरूम में शिफ्ट करवा दूंगी। वो बोलता है रहने दो, ज्यादा रात हो चुकी है, वो ना मैं खुद ही कर लूंगा। लिसा तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है, क्या आज रात हम दोनों साथ में सोने वाले हैं। सीन कट होता है, दोनों एक बेड पर होते हैं। लिसा सोच रही होती है आखिर ये अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, शादी की ड्यूटीज तो निभानी ही होगी ना। जैसे ही शैन लिसा के क्लोज आ रहा होता है वो पूछती है क्या तुम ये करना चाहते हो। शैन बोलता है मैं तो बस लाइट्स ऑफ करने जा रहा था, लेकिन क्या तुम इन सब में इंटरेस्टेड हो।
लिसा बोलती है नहीं। शैन उसे समझाने लगता है माना हमारी शादी हो गई है, लेकिन जब तक तुम इस चीज के लिए तैयार नहीं होती मैं तुम्हें कभी टच भी नहीं करने वाला हूँ। लिसा उसके लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद दोनों जल्दी से लाइट्स ऑफ करने के बाद लेट जाते हैं। लिसा पहले ही आंखें बंद कर चुकी होती है। शैन भी उसे सोता हुआ देखकर सोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शैन लिसा से पूछता है क्या होम कमिंग इवेंट के लिए तुम लू फैमिली के घर पर जाना चाहती हो या नहीं। असल में लू फैमिली लिसा का पहला वाला घर है जहाँ की वो असली बेटी नहीं होती और जू वहाँ की बेटी है। लिसा बोलती है वहाँ के लोगों को ना साथ में बैठकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरा भाई भी अब्रॉड गया हुआ है इसलिए वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद शैन उससे उसकी असली फैमिली के बारे में पूछने लग जाता है क्या तुम वहाँ पर जाना चाहती हो या नहीं। लिसा बोलती है अभी तो मुझे किसी काम से ना कोर्ट में जाना है, मैं ना आफ्टरनून में ही फ्री होंगी। शैन बोलता ठीक है मैं तुम्हें 5 बजे पिक करने के लिए आ जाऊंगा। लिसा ओके बोल देती है। उसे रिंग निकाल कर देता है। हमारी शादी ना जल्दबाजी में हुई थी इसलिए मैं यही रिंग लेकर आ पाया और वेडिंग रिंग पहनना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि फैमिली के सामने अच्छा लगे। लिसा उस रिंग को पहन लेती है। इसके बाद जैसे ही वो अपनी जैन फैमिली में पहुंचती है तो वो देखती है कि जू पहले से ही उसके मॉम डैड के साथ बैठी हुई है। उसके मॉम डैड उसे पूछने लग जाते हैं क्या शैन तुम्हारे साथ नहीं आया। वो बोलती है शैन को ना कुछ काम था इसलिए वो थोड़ी देर में आ जाएगा। लिसा के मॉम डैड बोलते हैं हमें नहीं पता था कि तुम आज आने वाली हो इसलिए हमने यहाँ पर जू को बुला लिया। लिसा बोलती है कोई बात नहीं आपको मुझे ना कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो डिसाइड किया ना हम सभी फैमिली आपस में नॉर्मल बिहेव करेंगे और मैं कोई नैरो माइंडेड भी नहीं हूँ। लिसा का असली वाला भाई उसके साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। मुझे तो लगता है ऐसे मेरी पड़ी ही नहीं है और मुझे तो ये भी लगता है कि ये जू को पसंद नहीं करती क्योंकि वो यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आई है। जू लिसा को बोलती है तुम ना इसकी बात का बुरा मत मानना और मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो इस बात से गुस्सा भी मत होना। वो बोलती है अब तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पर मुंह उठाकर आई गई हो तो मैं बुरा कैसे मान सकती हूँ। लिसा का भाई तो उस पर चिल्लाने लग जाता है तुम अपने आप को समझती क्या हो। 27 साल के बाद तुम हमारी फैमिली में वापस आई हो तो इतनी आसानी से हम तुम्हें थोड़ी एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो सब कुछ हमने मेरी सिस्टर को दिया है वो थोड़ी तुम्हें दे देंगे। लिसा बोलती है तुम ना एकदम सही बोल रहे हो। तभी शैन वहाँ पर आ जाता है। ये सब सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। लिसा को उस फैमिली में भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा और जब वो अपनी असली फैमिली के पास आई है तो वो लोग भी उसे ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद वो हान को आकर बोलता है तुम क्या बोल रहे थे क्या तुम रिपीट करोगे। हान की तो बोलती ही बंद हो जाती है। इसके बाद वो लिसा को सॉरी बोलता है मैं थोड़ा ना आने में लेट हो गया। लिसा बोलती है कोई बात नहीं। शैन से पूछता है आज इतनी ज्यादा ठंड है तो तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं। लिसा बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। जिसके बाद शैन बैठ जाता है। लिसा सोचती है मेरी भाई के बाद पहली बार किसी ने मेरी इतनी ज्यादा केयर की है। ये देखकर जू तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। ये कोल्ड बंदा जब मेरे साथ एंगेज था तो कभी इसने मेरी साइड ऐसे नहीं ली। देखो जरा आज इसके रंग कैसे बदल गए। ये सब एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद शैन जू और जिन से पूछता है तुम लोग यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। जिन बोलता है जू ना अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो बोलती है वैसे तो मुझे लिसा के मॉम डैड ने पाला है तो इसीलिए मैं इनसे ना ज्यादा क्लोज हूँ। शैन बोलता है अगर अगली बार आना हो ना तो पता कर आना कि यहाँ पर हम है या नहीं। इसके बाद वो लिसा की फैमिली को भी अच्छे से समझा देता है। इसमें लिसा की क्या गलती है जब वो चेंज हो गई थी। तो आप लोगों को ना अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। के बाद जू अपनी मॉम से माफी मांगने लग जाती है हमसे गलती हो गई हम यहाँ पर आ गए। शैन बोलते तुम छोटी हो ना इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है गलतियाँ करती रहती हो लेकिन अगली बार ना दिमाग यूज करना। लिसा तो स्माइल कर रही होती है और जिन जू की साइड नहीं लेता इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डिनर के बाद जिन और जू घर से बाहर आ जाते हैं। जिन जू को बोलता है तुम कार में बैठो मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो शैन को आकर बोलता है मुझे ना तुमसे अकेले में बात करनी थी। इसके बाद शैन लिसा को बोलता है तुम इंतजार करो मैं इससे बात कर आता हूँ। इसके बाद ये दोनों साइड में आ जाते हैं बात करने के लिए। जिन शैन को बताता है लिसा ना बचपन से ही बीमार है। जब भी ठंडी आती है ना तो उसे ठंड फील नहीं होती है और ऐसा उसके साथ बचपन से होता है। जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना तो और भी ज्यादा बीमार हो जाती है इसलिए तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। शैन बोलता है थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। जिन बोलता है तुम ना मुझे गलत मत समझना ये मुझे लिसा ने नहीं बताया बल्कि उसके भाई ने मुझे बताया था क्योंकि वो मेरा ना बहुत ही अच्छा दोस्त है। असल में लिसा अपनी फैमिली में ना सबसे ज्यादा क्लोज अपने भाई के ही थी और उसी ने बचपन से लिसा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा था। जब लिसा और मेरी एंगेजमेंट तय हुई थी ना तब उसने ही मुझे ये सारी बातें बताई थी लिसा के बारे में। लेकिन अभी वेन यहाँ पर नहीं है वो अब्रॉड ट्रिप के लिए गया हुआ है
और जब वो वापस आएगा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि उसे इस मैरिज एक्सचेंज के बारे में तो पता ही नहीं है। सारी बातें जू भी सुन रही होती है और उसे तो लिसा के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। पता नहीं इस भूतनी में क्या है जो दोनों लड़के इसके पीछे पड़े हैं। जू उसे शुक्रिया अदा बोलता है। शैन बोलता है शुक्रिया मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। जू मन में सोचता है इसके बारे में तो कितने ज्यादा ह्यूमर्स है, ये कितना ज्यादा कोल्ड और बोरिंग है, पता नहीं लिसा इसके साथ कैसे सरवाइव कर पाएगी। इसके बाद जिन उसे बाय बोलकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद शैन जैसे ही लिसा के पास आता है, लिसा उसे पूछने लग जाती है तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। वो बोलता है उसने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया है कि जब भी मौसम चेंज होता है ना तो तुम बीमार हो जाती हो। वो बोलती है हाँ ये बीमारी ना बहुत ही ज्यादा पुरानी है, लेकिन अभी मौसम गर्म था इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हारे बारे में बताने का। वो बोलते चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिसा तो खुश हो जाती है और उसे बोलती है तुम एकदम परफेक्ट हस्बैंड हो। वो बोलता है जब तुम मुझसे इतनी ज्यादा खुश हो तो क्यों ना तुम मुझे खाने की ट्रीट दे दो, एक दिन हम दोनों ना खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे, इससे हम दोनों की नजदीकियां भी बढ़ जाएंगी। तो वो ओके बोल देती है। इधर जू जिन के साथ कार में जा रही होती है। जू से बोलती है वहाँ पर जब लिसा और उसका पति जब मेरे खिलाफ बोल रहे थे तो तुमने मेरी साइड क्यों नहीं ली। बोलता क्योंकि तुम्हारी गलती थी, तुम जानबूझकर आज यहाँ पर आई ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि लिसा वहाँ पर आने वाली है। वैसे भी तुम कितना ज्यादा रूडली बात कर रही थी तो भला मैं तुम्हारी साइड कैसे लेता। जू बोलती है मैं समझ गई, तुम अभी भी उस लिसा को पसंद करते हो ना, तुम्हारे दिल में अभी भी वही है, इसलिए तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना मुझसे शादी करने का। पर झूठ मत बोलना कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। मैं अपने कान से सुना था तुम उसके पति को बता रहे थे कि लिसा को कब ठंड लगती है कब नहीं। वो बोलता है ये सब कुछ ना मुझे ना लिसा के भाई ने बताया था, इसीलिए मैं लिसा के बारे में उसे बता रहा था। और वैसे भी मैं और वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट रह चुके हैं, इसलिए तुम ज्यादा सोच रही हो, समझी तुम। वो बोलती है क्या कहा, मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। जेन बोलते तुम्हारा ना बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ये सब मैं और नहीं सुनने वाला। और वो तुरंत ही ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है और निकल कर कहीं पर चला जाता है। तो इवन वो जू को बताता भी नहीं है कि वो कहाँ पर गया। उसके बाद वो रोते हुए अपनी मोम को कॉल कर बता देती है मॉम मुझे ना जिन ने बहुत ही ज्यादा बुली किया है। इधर लिसा और शैन जैसे ही घर पर पहुँचते हैं, शैन उसे बोलता है मेरी एक मीटिंग है इसलिए तुम जाकर सो जाओ। लिसा उसे बोलती है क्या तुम मुझे अपने बस 5 मिनट दे सकते हो। तो वो ओके बोल देता है। लिसा बोलती है एक्चुअली मेरे बारे में जिनने तुम्हें जो कुछ भी बताया था वो ऐसा इसलिए नहीं कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, हमारी बस 3 साल के लिए नाम की एंगेजमेंट थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब एंगेजमेंट खत्म हुई तो हम दोनों को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम कुछ भी गलत न समझो। शैन बोलते ठीक है मैं समझ गया। लिसा सोचती है ऐसी सिचुएशन में भी इतना ज्यादा काम है और उसे बोलती है ठीक है मैं अपना सोने के लिए जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। इसके बाद लिसा अपने रूम में सो रही होती है। शैन भी वहाँ पर आ जाता है। वो लिसा को सोते हुए देखकर सोचता है जिन्ने उसे बताया था कि लिसा को ठंडी का पता नहीं चलता और वो बीमार हो जाती है, इसलिए वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है और लिसा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर भी कर देता है। मॉर्निंग में जैसे ही लिसा उठकर देखती है तो शैन ने उसे ब्लैंकेट कवर कर रखा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मेरा पति मेरी कितनी ज्यादा केयर करता है। इसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वो देखती है शैन के हाथ में रिंग नहीं है। शैन उसे बताता है असल में ना मुझे रिंग पहनने की आदत नहीं है, वैसे आज ना मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ इसलिए कुछ टाइम के लिए घर नहीं आ पाऊंगा। उसके जाने के बाद लिसा सोच रही होती है यानी कि उसने सिर्फ मेरी फैमिली को दिखाने के लिए वो वेडिंग रिंग पहनी थी। इसके बाद वो अपनी रिंग भी निकाल देती है। इसके बाद वो ऑफिस में काम करने के लिए पहुँचती है। उसकी असिस्टेंट फाइल लेकर आ जाती है। वो बोलती है बॉस आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ना उस जू से ना दूर ही रहो। लिसा पूछती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वो बोलती है एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड ना जू की फैमिली वालों को अच्छे से जानती है, उससे मुझे पता लगा है कि कल जिन और जू के बीच में ना फाइट हो गई थी और उन दोनों की फाइट का रीजन आप हो और शायद इसी वजह से वो दोनों अलग होने वाले हैं। वो बोलती है उन दोनों की अलग होने की वजह मैं कैसे हो सकती हूँ। असिस्टेंट बोलती है बॉस सबको पता है जू ने ना आपके फियांसी को छीन लिया था, लेकिन अब आप उससे भी ज्यादा अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए उससे ना रहा नहीं जा रहा है, इसीलिए वो ये सारा तमाशा कर रही है। इसके बाद लिसा अपना काम करने में बिजी हो जाती है। तभी इतने में उसे जू की मोम का कॉल आ जाता है। जू की मोम उसे बोलती है कितने दिनों से हम दोनों मिले नहीं हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ रही हूँ, हम दोनों साथ में बैठकर डिनर करेंगे। इसके बाद जैसे ही लिसा उनसे मिलने के लिए जाती है तो मॉम बोलती है तुम्हें पता ही होगा जू और जिन का सेपरेशन का प्रोसेस चल रहा है। लास्ट टाइम जब वो तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए गई थी तो तुम्हारे हस्बैंड ने भी जू को बहुत ज्यादा सुनाया था, इस वजह से ना वो काफी ज्यादा अपसेट भी हो गई थी। वो बोलती है अच्छा तो आपने मुझे यहाँ पर डांटने के लिए बुलाया है।
मॉम बोलती है ऐसी बात नहीं है, मुझे ना बस तुम्हारा एक फेवर चाहिए। देखो तुम्हारी वजह से ना उन दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए तुम घर वापस ना आओ, नहीं तो जूना और भी ज्यादा अपसेट हो जाएगी। लिसा बोलती है पहले मुझे लगा कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आपको अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है। मॉम बोलती है तुम गलत मत समझना, मैं बस चाहती हूँ कि जितना हो सके तुम ना जू को अवॉइड करना। वो बोलती है अब जब आपने मुझसे फेवर मांगा है तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हूँ, लेकिन ये लास्ट टाइम होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ शहन अभी भी अपने बिजनेस ट्रिप पर होता है। यहाँ पर जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसके असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा कॉल आ रही होती है, तो वो बार बार कॉल कट कर रहा होता है। शहन बोलता है कौन है जो तुम्हें इतने ज्यादा कॉल कर रहा है। असिस्टेंट बताता है बॉस मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों ने ना अभी जल्दी डेट करना स्टार्ट किया है ना, इसीलिए हम लोग अभी ज्यादा क्लोज हैं। और बॉस आपकी तो अभी जल्दी शादी हुई है ना, तो आप भी अपनी वाइफ से ऐसे ही बहुत सारी बातें करते होंगे ना, आपको तो अपनी वाइफ के बहुत सारे मैसेज भी आते होंगे। शहन को रियलाइज होता है उसे तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा था। असिस्टेंट बोलता है कोई बात नहीं, अगर आपकी वाइफ ने आपको मैसेज नहीं किया तो आप ही उन्हें मैसेज कर लो ना, और वो खुद ही मैसेज कर देता है। शहन अपने असिस्टेंट की बात सुनने के बाद लिसा को मैसेज करता है क्या तुम सो गई हो। लिसा बोलती है नहीं मैं बस सोने ही वाली हूँ। लिसा को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, पहले तो वो कभी ऐसे अचानक से मैसेज नहीं करता था, तो अभी से क्या हो गया है। और शहन को मैसेज करती है अगर तुम्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो कर सकते हो। जिसके बाद शहन तुरंत ही लिसा को कॉल कर देता है। जैसे ही लिसा कॉल उठाती है शहन बोलता है मैं एक वीक से बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ, तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। लिसा बोलती है सॉरी मैं पहली बार वाइफ बनी हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए। जैसे कि तुम क्या सोचते हो कपल के बीच में कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए। शहन बोलता है बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह। लिसा सोचती है मैंने सुना है इसके पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं और काफी ज्यादा लवी डवी कपल हैं। वो बोलती है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स का एक अलग रिश्ता है और हमारी तो बिजनेस मैरिज है ना। वो बोलता है जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम भी हैप्पी लवी डवी कपल बन सकते हैं। लिसा बोलती है तो कैसे शुरुआत करनी है। वो बोलता है पहले तो तुम मुझे मिस्टर शेन कहकर मत बुलाओ। बोलती है ये नहीं बोलूं तो क्या तुम्हें हस्बैंड बोलूं। बोलता है अगर बोलना चाहो तो बोल सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। वो बोलती ठीक है, वैसे तुमने सही कहा, हमें ना कोशिश करनी चाहिए, इसलिए अब से ना हम एक दूसरे को कॉल करेंगे। कॉल रखने के बाद वो सोचती है आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो गई है। नेक्स्ट डे लिसा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी मेड उसे कोट ला कर देती है। आज ज्यादा ठंड है इसलिए आप इसे पहन लेना, मिस्टर शेन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। ये सुनकर लिसा तो खुश हो जाती है। इसके बाद वो कोट लेकर चली जाती है। इसके बाद लिसा जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो वो बाहर के व्यू का फोटो लेकर शेन को सेंड कर देती है। तो शैन भी उसे अपने वाले जगह का व्यू सेंड कर देता है और इस तरीके से दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। तभी लिसा को अपनी असली मोम की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है मैंने तुम्हारे लिए आज घर पर ना स्पेशली सी फूड बनाया है, और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। लिसा भी ओके बोल देती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट बोलती है बॉस आप तो सी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती है ना। वो बोलती है कोई बात नहीं, वो मेरी फैमिली है तो मैं उनके लिए जरूर जाऊंगी। इसके बाद लिसा जैसे ही घर पहुँचती है तो वो देखती है जू उसकी मोम के पास पहले से ही बैठी हुई है। जू रो रही होती है। लिसा की मोम उसे बोलती है जू यहाँ पर आई थी, मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुम्हें बताई नहीं। इसका ना अपने पति के साथ ना थोड़ा झगड़ा हो गया है। जैसे ही लिसा वहाँ पर बैठती है तो जू से पूछने लग जाती है बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिसा बोलती है ये मेरा घर है तो मैं यहाँ पर आ नहीं सकती हूँ क्या। जू बोलती है सॉरी सिस्टर, मैंने ना तुम्हारी मोम को आने से पहले बताया नहीं और तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। लिसा की मोम भी जू का ही साथ दे रही होती है, तुम नहीं से माफ कर दो। लिसा सोचती है मुझे लगा था ये परिवार तो मेरा होगा लेकिन ये भी इसी की साइड है। तो बोलती है चलो आप दोनों आपस में प्राइवेट में टाइम स्पेंड करो, मेरे सामने बातें नहीं कर पाओगे ना। बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मोम उसे रोकती है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए सी फूड बनाया है तो क्या तुम खाओगी नहीं। लिसा बोलती है एक्चुअली में मेरा स्टमक ठीक नहीं है इसलिए मैं ये खा भी नहीं सकती। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मोम को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, वो सी फूड खा नहीं सकती थी, फिर भी वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई थी और लेकिन मैंने ही उसे इग्नोर कर दिया। मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, अब मैं उसके साथ क्या करूंगी। तो सोचने लग जाती है मोम तो मुझे छोड़कर उसकी परवाह कर रही है। उसके बाद लिसा की मोम जू को बोल देती है अगली बार जब तुम यहाँ पर आना ना तो पहले से बता कर आना। जैसे तुम्हारी चीजें इम्पोर्टेंट है ना वैसे दूसरों की चीजें भी उन्हें इम्पोर्टेंट होती है। वैसे भी जिनने तुम्हें इतनी बातें नहीं सुनाई जो तुम इतना ज्यादा मुँह फाड़ फाड़ कर रो रही हो। जू बोलती है मैं समझ गई मॉम,
मैंने सिस्टर का फियांसे छीना है ना, इस वजह से ही दोनों मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। लिसा की मॉम बोलती है तुमने खुद ही जिन से शादी करने की जिद की थी, जबकि वो तो लिसा का फियांसी था। और अब जब तुम खुद पछता रही हो तो तुम लिसा के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। इस तरीके से तो तुम अपनी ही बहन को बुली कर रही हो। जू तो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी वाइफ को समझाते हैं, रो मत, जू अब बड़ी हो चुकी है, वो अपने आप को संभाल लेगी। मॉम बोलती मैं जू के लिए नहीं लिसा के लिए रो रही हूँ। वो सी फूड खा नहीं सकती थी, फिर भी वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई थी, पर मैंने ही उसे इग्नोर कर दिया। कैसी माँ हूँ, मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता। ये भी नहीं पता कि वो ठंड में बीमार हो जाती है। मैं ना बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ, लेकिन अब से ना मैं एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में जैसे ही लिसा घर पर आती है तो वो घर पे शेन को देखकर शौक हो जाती है। तुम घर पर कैसे आ गए? तुमने तो कहा था तुम्हें और दिन लग जाएंगे ट्रिप से वापस आने के लिए। वो बोलता मुझे मेड आंटी ने बताया कि आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं रहता। तो आखिर तुम मुझे बताओगी हुआ क्या था? तो लिसा उसे सब कुछ बता देती है कि जू की मॉम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसे जू को अवॉइड करने के लिए बोला था। वो बोलता है तो तुम उन्हें मना भी तो कर सकती थी ना। वो बोलती है आखिर मुझे उसकी मॉम ने पाला है तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी। डैन बोलता है लेकिन ये चीज मैं नहीं सहने वाला कि कोई भी ऐरा गहरा आकर मेरी वाइफ को बुली करेगा। इस बारे में मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की है, वो जू को समझा देगी। वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वो बोलता है बच्चों की लड़ाई ना बच्चों को ही हैंडल करनी चाहिए थी। जू की मॉम को तुम्हें आकर ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? लिसा तो खुश हो जाती है, कम से कम मेरा पति तो मेरी साइड है। और खुशी से वो शेन के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है, लेकिन लिसा के हाथ में रिंग नहीं होती। तो वो पूछता है रिंग कहाँ गई? लिसा बोलती है मुझे बिना रिंग पहनने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने निकाल दी। सुनकर उसे याद आता है कि ये सेम डायलॉग उसने भी मारा था और उसे अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है। वो लिसा को बोलता है असल में ना मुझे ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं पहनता था, लेकिन मैंने तुम्हें ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दी और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स को समझा, इसीलिए आई एम सॉरी। लिसा सोचती हमेशा शैन उसके सारे इमोशंस को समझ जाता है। वो बोलती ठीक है मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। शैन बोलता है ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है हस्बैंड बनने का, तो मुझसे जो भी गलती हो जाए करे ना तो मुझे डायरेक्टली बता दिया करो ताकि फिर मैं उस गलती को ठीक कर सकूं। लिसा बोलती है ओके, मुझे नए केस फाइल पर काम करना है और मैं अपना काम करने जा रही हूँ। इसके बाद लिसा जब काम कर रही होती है तो उसे अपनी मॉम की कॉल आती है। वो उसे बोलती है मैंने ना जू को अच्छे से समझा दिया है कि वो अपने फैमिली मैटर में तुम्हें इन्वॉल्व ना करे। वैसे मैंने सुना है कि उसकी मॉम तुमसे मिलने के लिए आई थी, क्या उसने तुम्हें परेशान किया है और इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लिसा बोलती है उन्हें ना अपनी बेटी की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सब कुछ कहा। मॉम बोलती है अगर उसे अपनी बेटी की फिक्र है तो मुझे भी तो अपनी बेटी की फिक्र है ना, इसलिए ये सब कुछ ना मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी हो ना तो कॉल कर मुझे बता देना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अभी तक मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन अब पूरी कोशिश करूंगी एक अच्छी माँ बनने की। तो क्या तुम अपनी मॉम को एक चांस दोगी? लिसा इसके लिए मान जाती है और कॉल रखती है। इसके बाद वो रो रही होती है, तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और पूछता है क्या हुआ है। वो बोलती है मेरी मॉम का कॉल आया था, वो मुझसे माफी मांग रही थी। मेरी मॉम और मेरा रिलेशन अच्छा हो गया, इसका क्रेडिट ना तुम्हें ही जाता है, इसलिए शुक्रिया। शेन बोलता है तुम्हारी साइड लेने में मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। लिसा तो उसे देखती रह जाती है और सोचती है ये मुझे इतना ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है, और बोलती है मैं तुम्हें ना अच्छे से थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें एक डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ, इसे तुम डेटिंग समझ लेना। शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मैं ना फ्राइडे के दिन फ्री हूँ। लिसा बोलती है ठीक है फिर मैं भी जैसे ही उस दिन काम से फ्री हो जाऊंगी तो हम लोग डिनर पर चलेंगे। फ्राइडे को लिसा अपने ऑफिस से निकल रही होती है डेट पर जाने के लिए। असिस्टेंट भी उसे तैयार देखकर समझ जाती है और उसे गुड लक विश कर रही होती है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। शैन तो बस लिसा को ही धड़ी जा रहा होता है। लिसा उसे पूछती है क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है? शैन बोलता है आज ना तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। बोलती है शुक्रिया, चलो अब हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लिसा शैन से पूछने लग जाती है तुम्हारी क्या हॉबीज हैं? शैन बोलता है गोल्फ खेलना और बाकी के टाइम में बस काम ही करता हूँ। लिसा बोलती है मेरे ग्रैंडपा की भी सेम यही हॉबीज थी। शैन सोचता है लगता है ये मुझे और कह रही है और वो एक नेकलेस गिफ्ट कर बोलता है ये ना डेटिंग गिफ्ट है। लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो पूछता है तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? लिसा बोलती है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिसा अपने ऑफिस में होती है, तभी वहाँ पर जू से मिलने के लिए आई होती है। वो बोलती है सॉरी मुझे अपने और जिन के रिलेशनशिप के बीच में ना तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मेरी मॉम ने तुम्हें
तुम्हें भी इस मैटर में इन्वॉल्व किया और मुझे अवॉइड करने के लिए बोला, इसलिए अपनी मॉम की तरफ से भी ना मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। लिसा बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी सॉरी न एक्सेप्ट करती हूँ। बोलती है वैसे मैंने और जिन ने एक नई जगह पर रहने के लिए सोचा है, हम लोग ना तुम्हारे आसपास ही रहने वाले हैं, यानी कि हम पड़ोसी बन जाएंगे। लिसा बोलती है तुम वहाँ पर ना ही रहो तो अच्छा रहेगा। जू बोलती है वो कौन सा तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो तुम मुझे रोक रही हो। लिसा बोलती है अगर तुम्हें घर की कमी है तो मैं शैन से बात कर तुम्हें कोई दूसरा घर दिलवा देती हूँ। बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, भला मैं उस शैन का घर क्यों लूंगी। बोलती है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम चारों के बीच में पहले ही सारी चीजें ऑकवर्ड हो रखी है, ऊपर से तुम जानबूझकर मेरे घर के बाजू में रहने के लिए आ रही हो, क्या तुम्हारा भेजा खराब है। वो बोलती है अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो। लिसा बोलती अरे मैं तो तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो तुम खुद ही खुश नहीं रह पाओगी। वो बोलती है सबके सामने तो बड़ी अच्छी बनी रहती हो, मेरे सामने तुम असली रूप दिखा रही हो। वो बोलती है खुद ही तुम्हें मुझसे पंगा लेना है तो भला मैं भी पीछे क्यों हटूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ दूंगी ना। जू वहाँ से जाने लगती है। लिसा बोलती है रुको जरा, मेरे ऑफिस में मुझसे बात करने की ना फीस लगती है तो जरा देकर जाओ। जिसके बाद वो अपना कार्ड रखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिसा जब अपनी कार में बैठी होती है तो वो शैन को मैसेज कर बता देती है कि आज वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाने वाली है डिनर के लिए। शैन उससे पूछता है लास्ट टाइम जो चीजें हुई थी वो वापस हुई तो। लिसा बोलती है फिक्र मत करो, वो लोग मेरी सगी फैमिली है तो आखिर वो लोग मुझे बैडली ट्रीट क्यों करेंगे। शैन भी ओके बोल देता है। इसके बाद लिसा अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर आ जाती है। लिसा की मॉम ने उसकी पसंद का खाना बनाया होता है। वो उसे बोलती है जल्दी से खाना टेस्ट कर बताओ कि कैसा बना है। लिसा टेस्ट कर बोलती है अगली बार ना थोड़ा स्पाइसी बनाना क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। मॉम बोलती है अगली बार से ना मैं बिल्कुल वैसा ही खाना बनाऊंगी। अभी वहाँ पर हान आ जाता है। वो बोलता है तुमने फिर से मेरी बहन को बुली किया ना। वो बोलती है मैंने जू के साथ कुछ भी नहीं किया है, पहले तुम उससे पूछ तो लो, तो मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगा रही है। हान बोलता है तुम ना झूठ बोल रही हो और वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। तभी इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है और उसे रोक लेता है। तुमने ना आज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। लिसा उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शैन बोलता है मैं ऑफिस के बाद से ना यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँ। असिस्टेंट सोचता है बॉस कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, वो यहाँ पर जानबूझकर आए हैं क्योंकि उन्हें डाउट हो रहा था जरूर उनकी वाइफ के साथ कुछ गलत होगा। इसके बाद लिसा हान को बोलती है तुम्हारी बहन ने बताया नहीं होगा कि मैंने उसे कैसे बोली किया। असल में ना आज वो मुझसे मिलने के लिए ऑफिस में आई थी, बोल रही थी कि वो मेरे पड़ोस वाले घर में रहने के लिए आ रही है। मैंने उसे मना कर दिया, अगर वो वहाँ पर रहेगी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं। मॉम बोलती है क्या वो जू की बच्ची बिल्कुल पागल हो चुकी है क्या, लेकिन हान को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो बोलता लिसा तुम ना झूठ बोल रही हो। लिसा बोलती है अगर यकीन नहीं आ रहा है तो अपनी जाकर प्यारी बहन से पूछ लो ना। मॉम बोलती है मैंने ना जू और हान की परवरिश लगता है सही से नहीं की, इसी वजह से वो दोनों बिगड़ चुके हैं। लिसा बोलती है मॉम मुझे उस जू की तो पड़ी नहीं है लेकिन मुझे अपने भाई हान की चिंता है। मॉम बोलती है छोड़ो उसे, सबकी अपनी मर्जी होती है कि वो कैसे जीना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को भी ना अपनी बेटी को इस तरीके से बुली नहीं करने दूंगी। लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद शैन और जू कार से आने के लिए निकल जाते हैं। लिसा शैन से पूछती है मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सिडेंस है कि तुम मेरे घर पर आए थे। शैन उसे बता देता है मैं ना स्पेशली तुम्हारे लिए वहाँ पर आया था। लिसा बोलती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे शोल्डर पर अपना सर रख सकती हूँ। शैन बोलता है हम ना हस्बैंड वाइफ है तो तुम्हें ये सब कुछ ना पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो तब सर रख सकती हो। लिसा उसके शोल्डर पर सर रखती है और उससे पूछती है तो क्या मैं फिर तुम्हें किस भी कर सकती हूँ। शैन हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो उसे किस भी कर देती है। इसके बाद वो जल्दी से विंडो की तरफ देखने लग जाती है। शैन उससे पूछने लग जाता है कैसा फील हुआ। लिसा बोलती है बुरा नहीं था लेकिन लगता है और प्रैक्टिस की जरूरत है। शैन बोलता है अगली बार जब तुम मुझे किस करना चाहो ना तो पूछने की जरूरत नहीं है। तो लिसा उसे हाँ बोल देती है और वो वापस से उसके कंधे पर सर रख लेती है। अक्सर लिसा को ऑफिस में अपने लीडर की तरफ से बहुत ज्यादा काम मिल जाता है जिसकी वजह से उसे ओवर टाइम करना पड़ता है। इधर शैन को रात में लिसा के बिना नींद ही नहीं आ रही होती, इसीलिए वो लिसा के लिए खाना लेकर सीधा उसके ऑफिस में ही पहुँच जाता है। मुझे मालूम था तुमने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। खाना खाने जा रही होती है और शैन को देखकर बोलती है क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। शैन बोलता ठीक है तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारी फाइल्स को ठीक से रख देता हूँ। उसके बाद शैन उसकी टेबल को क्लीन करने लग जाता है और लिसा उसे देखकर खा रही होती है। अभी शैन उसे देख लेता है कि लिसा उसे ही ताड़ रही है। वो उसे बोलता है जब तुम काम से फ्री हो जाओगी ना उसके बाद हम घूमने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट डे दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं। जैसे ही ये होटल में पहुँचते हैं तो लिसा को यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा
पसंद आता है। शैन बोलता है अच्छी बात है तुम्हें ये पसंद आया। तभी लिसा को उसके कजन की कॉल आ जाती है। लिसा को बताता है मेरे कजन को ना पता लग गया है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आई हो, इसलिए उसने ना हम दोनों को ही पार्टी के लिए इनवाइट किया है। क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? लिसा बोलती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। के बाद शैन यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लिसा तैयार होकर आती है तो शैन तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद दोनों साथ में पार्टी में पहुँचते हैं। यहाँ पर आने के बाद शैन अपने कजन से मिलता है और लिसा को भी उससे मिलवा देता है। शैन का कजन उसे अपने बाकी सारे फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है। उसके बाद लिसा जब अकेली होती है तो एक बंदा आकर उसे लिफाफा देने लग जाता है। लिसा देखती है उसमें ना मिस्टर जू का नोट है। उसमें लिखा होता है वो जो केस हैंडल कर रही है उसे वो रोक दे। उस बंदे को बोलती है जाकर मिस्टर जू को बोल दो मैं उस केस को जरूर लड़ूंगी। रात में जब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं तो लिसा देखती है उसकी कोई भी नाइटी कबर्ड में है ही नहीं। तभी उसे शैन की एक शर्ट मिलती है। वो उसे बोलती है क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? शैन बोलता है मैं एक बार इसे पहन चुका हूँ, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? लिसा बोलती है अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। इसके बाद वो तुरंत ही शावर लेकर बाहर आती है। इसके बाद दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं, लेकिन लिसा को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो शैन के पास रखी बुक को उठाने जा रही होती है। तभी वो गलती से उसके ऊपर चढ़ जाती है जिस वजह से वो जाग जाता है। वो बोलता है रुको मैं तुम्हें उठाकर बुक दे देता हूँ। इसके बाद वही उसे बुक उठाकर देने लग जाता है। तभी लिसा गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। शैन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो लिसा से परमिशन मांगता है उसे किस करने के लिए। इसके बाद दोनों किस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लिसा को बीच में कॉल आ जाती है। इसके बाद जैसे ही वो कॉल उठाती है तो असिस्टेंट उसे बताती है मास्टर का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद लिसा अपने मास्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसके मास्टर फिलहाल तो ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है। लिसा उनसे अपने केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है तो वो उसे हार ना मानने के लिए बोल रहे होते हैं। मास्टर से बात करने के बाद लिसा जैसे ही रूम से बाहर आती है तो उसे बाहर शैन मिल जाता है। वो उसे बोलता है तुमने मुझे बताया नहीं कि मिस्टर जू तुम्हें परेशान कर रहा था। लिसा बोलती है मैंने सोचा काम की बातें घर पर क्यों लेकर आऊं। वो बोलता है क्या तुम मुझे आउटसाइडर समझ रही हो? वो बोलती है तुम्हारे काम में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती होगी ना, और तुम भी चाहते होंगे कि मैं परेशान ना हूँ। वो बोलता है सच में आर्ग्यू में तो मैं तुमसे जीत ही नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। बोलती है फिक्र मत करो, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं जरूर मांगूंगी मदद। इसके बाद लिसा बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही होती है। शैन उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया होता है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। ये मेरा गुड लक गिफ्ट है ताकि तुम्हारा काम अच्छे से जाए। जैसे उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें वॉच होती है। शैन उसे वो वॉच पहना देता है और लिसा उसे किस कर लेती है और वो उसे भाई बोलकर चला जाता है। लिसा अब रोल में आने के बाद मिस्टर जू के खिलाफ सबूत ढूंढ रही होती है। के बाद मिस्टर जू को पता लग जाती है, इसलिए वो उसे उठवा लेता है और एक रूम में लॉक कर देता है। यहाँ पर उसे अंधेरे में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि जू की मॉम भी उसे बचपन में ऐसे रूम में लॉक कर दिया करती थी। लेकिन तभी शैन उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो उसे शांत करने लग जाता है। तो जैसे ही लिसा को बाहर लेकर जाने लगता है तभी मिस्टर जू उन दोनों को देख लेता है। इसके बाद शैन मिस्टर जू को धमकी देता है आपने ये जो हरकत की है ना, इसका हिसाब तो आपको चुकता करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लिसा को कार से घर लेकर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मेड आकर बताती है कि मिस्टर जू आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। लिसा बोलती है उसे ना 5 घंटे इंतजार करने के लिए बोलो, क्योंकि उसने 5 घंटे मुझे लॉक कर रखा था। 5 घंटे बीतने के बाद वो अंदर आता है, इवन बहुत सारे तोहफे लेकर आया होता है। वो लिसा से अपनी पुरानी हरकतों की माफी मांग रहा होता है। इसके बाद शैन लिसा से बोलता है तुम उस रूम में इतना ज्यादा डर क्यों रही थी? लिसा उसे बताती है बचपन में मिसेस जू भी ना मुझे ऐसे ही रूम में लॉक कर दिया करती थी, इसी वजह से मुझे ना ट्रॉमा हो जाता है। शैन बोलता है मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे। लिसा बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी अब ये पास्ट है। इसके बाद इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिसा की असिस्टेंट टपक जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और फिर बोलती है अरे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, आप लोग अपना जारी रखो। लेकिन ये दोनों तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिसा बोलती है ठीक है मैं जाकर अपना काम करती हूँ। नेक्स्ट डे लिसा जैसे ही ऑफिस में पहुँचती है तो मैनेजर उसे बोलता है तुम्हारा केस कंप्लीट हो गया, इसलिए अब तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। लिसा को शैन का मैसेज आता है चलो हम अपनी वेडिंग रिंग खरीदने के लिए चलते हैं। इसके बाद लिसा शैन की कंपनी में आई होती है। असिस्टेंट उसे बताता है शैन ना अभी मीटिंग में है। लिसा शैन का इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ पर कंपनी की मैनेजर आ जाती है जिसने लिसा के ब्रेसलेट के साथ का नेकलेस पहना हुआ होता है और वो बोलती है ये ना मुझे मिस्टर शैन ने गिफ्ट किया है। ये सुनकर लिसा को तो झटका लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है।
असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो लिसा को क्लियर करता है एक्चुअली भी मिस्टर शेन ने ये नेकलेस इन्हें गिफ्ट नहीं किया बल्कि इसने ना खुद ही खरीदा है। और लिसा की गलतफहमी दूर हो जाती है और उस लड़की को भी पता चल जाता है असल में तो ये मिस्टर शेन की वाइफ है। लिसा उस लड़की को बोलती है अगर ये चीज तुमने खुद खरीदी है तो किसी और का नाम तुम कैसे ले सकती हो। इसके बाद वो शेन के साथ एक ज्वेलरी शॉप में आ जाती है वेडिंग रिंग लेने के लिए। इसी शॉप में जो भी जिन के साथ पहुँच जाती है तो बोलती है अरे मेरी प्यारी बहन तुम भी यहाँ पर आई हुई हो, मैं ना शॉप में पहले शेन के साथ आई हुई हूँ इसलिए उसे पता है कि ये शॉप अच्छी है और वो तुम्हें भी यहाँ पर लेकर आ गया। ऐसा मन में सोचती है ये ना जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ बोल रही है, लेकिन मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाफ मेंबर जिनको बोलती है आपने जो वेडिंग रिंग पहले ऑर्डर की थी ना वो बन चुकी है और वो रिंग उसे दे देती है, लेकिन वो रिंग जो की उंगली में फिट ही नहीं आती। वो गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि ये रिंग उसने लिसा के लिए चूज की थी। जिन तो झूठ बोल देता है ये रिंग मैंने ऑर्डर नहीं की। स्टाफ भी बहाना बना देती है कि हाँ मुझसे ही गलती हो गई है। जो तो गुस्सा होकर बाहर आ जाती है और उस जिन को बोलती है तुमने वो रिंग उसके लिए खरीद कर रखी थी ना और ऊपर से झूठ बोल रही हो। तो वो भी मान लेता है हाँ मैंने ये रिंग उसके लिए खरीदी थी, मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना था कि हम दोनों की एंगेजमेंट एकदम रियल है, कोई नकली नहीं। इसे मैं लिसा को पसंद नहीं करता हूँ पर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन लिसा तो उसे बस सुनाई जा रही होती है, इसलिए जिन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर लिसा को गुस्सा आ जाता है, ये सब कुछ उस लिसा की बच्ची की वजह से हो रहा है। पहले उसने मुझसे मेरे पेरेंट्स को छीन लिया और अब मेरा पति मुझसे छीन रही है। इधर लिसा भी शेन को क्लियर कर देती है जिन ने मेरे लिए वो रिंग इसलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। वो बोलता है मुझे ये बात पता है। बोलती है सच में ना तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। लेकिन शेन तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है और वो लिसा के लिए महंगी से महंगी रिंग खरीदने लग जाता है। इसके बाद ये लोग जो रिंग चूज करते हैं तो लिसा उस रिंग की पेमेंट शेन के दिए हुए कार्ड से करने लग जाती है। आपको लग रहा होता है बॉस के सामने ही मैडम अपने कार्ड से पेमेंट कर रही है, उनके पास पैसे नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कार्ड तो शेन ने ही लिसा को गिफ्ट किया है। उसके बाद वो बोलती है चलो मेरे साथ डिनर पर चलो, अब तो मेरे पास पैसे भी हैं। तो शेन भी उसे हाँ बोल देता है। नेक्स्ट स्टेज जू की मॉम लिसा को फोन कर बोलती है मैं तुम्हारे लो फॉर्म के पास वाले कैफे में बैठी हुई हूँ और मुझे तुम्हारे भाई के बारे में ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लिसा तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है। आपको बड़े भाई के बारे में मुझसे क्या बात करनी है? एक्चुअली में तो जू की मॉम ने उसे यहाँ पर ट्रिक कर बुलाया था। उसे उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बताने वाली थी बल्कि उल्टा बोलने लग जाती है क्या जिन ने तुम्हारे लिए रिंग खरीद कर रखी थी? तुम दोनों की एंगेजमेंट तो फेक थी ना? लिसा बोलती है मुझे क्या मालूम, उसने मुझे उस एंगेजमेंट रिंग के बारे में ना कभी नहीं बताया था। लेकिन जू की मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता तो लिसा भी उन पर चिल्लाने लग जाती है और दोबारा इस मैटर पर ना कभी आप मुझे परेशान मत करना। और वो जिन को कॉल कर बोल देती है कि तुम खुद ही इस मैटर को हैंडल करो, इन सब मैटर में ना मुझे नहीं पड़ना है। ये बोलकर लिसा तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिसा जैसे ही अपने ऑफिस में आती है तो अपने असिस्टेंट को कॉल कर अपने पेट दर्द की दवाई लाने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ पर लिसा से मिलने के लिए उसकी मॉम आ जाती है। उससे बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? वो अपनी मोम को मना नहीं कर सकती थी इसलिए अपनी मोम के हाथ का बना हुआ खाना खाने लग जाती है। तभी लिसा की असिस्टेंट उसकी मेडिसिन लेकर आ जाती है। ये देखकर उसकी मोम को लगता है मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, अपनी बेटी से पूछा ही नहीं उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। इसके बाद लिसा जब घर पर आती है तो शेन उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों साथ में वाइन पीते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। लिसा जब मॉर्निंग में शेन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता लग जाता है कल फिर से जू और जिन की लड़ाई हुई है और अब वो ना तुम्हारी मॉम के घर पर गई हुई है। शैन लिसा को बोलता अगर तुम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो पर किसी को भी खुद को बुली मत करने देना। इसके बाद लिसा जैसे ही घर पर आती है तो वो देखती है कि जू रोते हुए उसकी मोम से कंप्लेन कर रही है। लेकिन मोम बोलती है तुम लिसा के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। जो तुम्हारे पति ने वो रिंग क्यों खरीदी थी ये बात अपने पति से जाकर पूछो। लास्ट टाइम भी तुम्हारी मोम मेरी बेटी को बुली कर गई थी। सुनकर लिसा को अच्छा लगता है कि उसकी मोम उसकी साइड ले रही है। इसके बाद जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो लिसा को बोलती है तुम्हारी वजह से ही मेरा डिवोर्स हो रहा है। लिसा बोलती है मैंने ना कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी खुद की गलती है। जिसके बाद जू की बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लिसा की मुंह से बोलती है पहले मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली थी लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। लिसा अपनी मोम को थैंक यू बोलती है। इसके बाद लिसा अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए गई होती है। उसकी असिस्टेंट बोलती है शुक्र है आपकी लाइफ सेट हो गई है और आपका पति कितना ज्यादा हैंडसम और लवी डवी है। तभी लिसा को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो कि अब्रोड से वापस आ गया होता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद इधर जूशन को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही वो उसे मिलने के लिए आता है तो
वो उसे बताती है लिसा का एक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और उन दोनों के बीच में ना कुछ चल रहा है। इवन दोनों आज एक होटल में प्राइवेटली मिलने के लिए भी गए हैं। शैन को यकीन होता है कि लिसा कभी उसे धोखा दे ही नहीं सकती। जो बोलती है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सच पता लग जाएगा। शैन बोलता है मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हें गलत प्रूव करने के लिए। इसके बाद जू शैन को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वो देखती है कि लिसा वहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए अकेली नहीं आई थी, बल्कि उन दोनों के असिस्टेंट भी आए होते हैं। इस तरीके से जू गलत प्रूव हो जाती है, इसलिए वो अपना मुंह कैसे दिखाती, वो वहाँ से चली जाती है। शैन भी उन लोगों को डिनर पर ज्वाइन कर लेता है। लिसा अपने फ्रेंड को शैन से मिलवाती है, ये मेरा पति है। वो शैन को बताती है ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, अभी फिलहाल ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये यहाँ पर मुझसे बिजनेस रिलेटेड बात करने ही आया था। डिनर के बाद शैन उन दोनों को बात करने का प्राइवेट टाइम देता है। एक्चुअली में लिसा का फ्रेंड उसे पसंद करता था, लेकिन वो उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, वो बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। तो शैन उसे सब कुछ बता देता है, जो भी उसे जू ने बोला था। लिसा बोलती है क्या तुम्हें भी मुझ पर शक था? वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। वो बोलता है लेकिन मैं उससे ना तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। जिसके बाद शैन जू के घर पर पहुँच जाता है, लेकिन जू तो उसे अपने घर के अंदर आने ही नहीं दे रही होती। तभी जिन बाहर आ जाता है। इसके बाद शैन अंदर आ जाता है बात करने के लिए, और वो जिन को जू के बारे में सब कुछ बता देता है। ये मेरा और मेरी वाइफ का ना डिवोर्स करवाना चाहती है, इसलिए मुझे भड़का रही थी। ये सुनकर जिन को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो बोलती है ठीक है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं इस बारे में ना उससे भी माफी मांग लूंगी। शैन बोलता है हर बार तुम यही करती हो, लेकिन इस बार तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम लिसा के घर नहीं जाओगी। इसके बाद शैन तो वहाँ से चला जाता है और जिन अपनी भाई पर भड़क रहा होता है। मैंने तुम्हें पहले ही लास्ट वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने ये सारी हरकतें की, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ना और नहीं रह सकता हूँ। अब हमारा डिवोर्स ना होकर ही रहेगा। ये बोलकर वो तो निकल जाता है। लिसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन फिर सोचती है मेरी मॉम तो मेरे साथ है, लेकिन तभी उसे उसके पेरेंट्स का मैसेज आ जाता है कि वो लोग भी अब उसका साथ नहीं देने वाले। दूसरी तरफ शैन और लिसा तो अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं। ऐसे ही शैन ऑफिस के लिए निकलता है तो लिसा को उसकी बहन जू का कॉल आ जाता है। वो उसे बाहर कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। जू से बोलती है तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझसे छिन गया और मेरे पेरेंट्स भी मेरा साथ देने से मना कर रहे हैं। लिसा बोलती है अगर तुमने वो सारी हरकतें ना की होती ना तो आज ऐसा ना हुआ होता, इसलिए ब्लेम ना मुझे मत करो। इधर लिसा के पेरेंट्स को पता लग जाता है कि जू के पेरेंट्स ने उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया है। ये देखकर लिसा की मॉम तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। इधर मॉम तो अपने बेटे हान को भी थप्पड़ मार देती है। तुम उस जू को अपनी बहन मान रहे थे ना और लिसा को बुली कर रहे थे ना, देखो उसकी मॉम तुम्हारी बहन के साथ क्या करती थी। इसके बाद लिसा की मॉम उसे कॉल कर कर उसकी परवाह कर रही होती है। लिसा को अच्छा लगता है कम से कम उसके पेरेंट्स और उसका पति तो उसके साथ है। इसके बाद लिसा का भाई यानी कि जू का भाई जब अब्रोड से वापस आता है और उसे ये सारी चीजें पता लगती है, वो जू और अपने मॉम डैड को बोल देता है लिसा ही हमेशा मेरी बहन रहने वाली है, चाहे आप लोग मानो या मत मानो। इसके बाद लिसा अपने भाई से मिलने के लिए आती है और उसे शैन के बारे में बता देती है। उसका भाई बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी बहन को खुश देखकर। इसके बाद लिसा शैन के साथ डेटिंग करने के लिए गई होती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांके बाय बाय।